तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो पे जा कर के आप देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर यूज़फुल लगे ये वीडियो तो इसे शेयर भी ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻4 कूलम। कह रहा है प्लेस किया गया डायरेक्टली बिलो एंड एट द सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। तो एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जिसका मास m है और m का वैल्यू 100 ग्राम दिया हुआ है। कह रहा है कि दूसरा चार्ज जो चार्ज है वो 10 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है, ये Q चार्ज। कह रहा है कि द मास ऑफ द बॉब इज़ 100 ग्राम, व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन सो दैट द स्ट्रिंग बिकम लूज। तो इस पर, ये जो बॉब है इस पर चार्ज कितना हो, ठीक है, इस बॉब पर चार्ज कितना हो कि इस स्ट्रिंग पर लगने वाली टेंशन की वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है बेटा, जब आप जो है जितना इसका वेट फोर्स है उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग जाए तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और इस पर कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगी। इस पर टेंशन क्यों है? टेंशन है क्योंकि इस समय स्ट्रिंग जो है वो वेट फोर्स से काउंटर हो रही है, इसलिए उसके अंदर टेंशन है। पर यही अगर वेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काउंटर हो जाए तो ये टेंशन 0 हो जाएगी, है ना। तो इसी लॉजिक को हम इस्तेमाल करेंगे कि mg इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ kq/r²। तो यहाँ से हमें कैपिटल Q मिल जाएगा, mg/r² k स्मॉल q। m का वैल्यू है 100 ग्राम, ग्राम को आप kg में कर लेंगे, g का वैल्यू 9.8 ले लेंगे। r का वैल्यू अगर मैं बात करूँ कि r का वैल्यू कितना है, तो r इन्होंने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर विच इज़ 10 × 10⁻⁻2 मीटर में लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय k का वैल्यू विच इज़ 9 × 10⁻9 और चार्ज का वैल्यू जो हमारा है 2 × 10⁻⁻4 कूलम। आगे की कैलकुलेशन करना आपका काम है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ जो बुक के अंदर गिवन है, और आपका आंसर वही आएगा जो मैंने कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया है, कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये आपकी बुक का आंसर है। क्लियर हो गया? तो कंसेप्ट आपको समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, उसके हिसाब से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टू पार्टिकल A and B having the charge Q and 2Q respectively are placed on the smooth horizontal surface at the distance d। तो एक चार्ज मान लेते हैं Q है, दूसरा चार्ज 2Q है और इन दोनों के बीच की सेपरेशन d है, ठीक। इसके बाद कह रहा है अ थर्ड चार्ज C is clamped on the table in such a way that the particle A B remain at the rest on the table under the electrostatic force। कह रहा है तीसरा चार्ज एक लेके आए हम C, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस चार्ज इज C। इस टेबल पर C को कहाँ प्लेस करें, ठीक है, कि तीनों चार्जेस वो रेस्ट पे ही रहें, A और B भी रेस्ट पे रहें, और A और B जब भी रेस्ट पे होंगे जब C भी रेस्ट पे होगा। तो ये कंडीशन जो है हमें गिवन है कि इसका मतलब मुझे इसको ऐसे प्लेस करना है कि कोई भी एक कॉर्नर वाला, कोई भी A या B में से कोई भी एक कॉर्नर वाला रेस्ट पे रहे, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो, 0 हो जाए। तो उसके लिए चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए और कहाँ प्लेस करना चाहिए। तो चार्ज का वैल्यू -Q होना चाहिए, और यहाँ पे हम कैपिटल Q में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं, अभी हमने लेट की है कि कैपिटल Q वैल्यू है और साइन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? बिकॉज अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज जो है ये इसको अट्रैक्शन फील करेगा C की वजह से, और
जो ए की वजह से ये रिपल्शन फील करेगा, है ना। तो सी की वजह से अट्रैक्शन और ए की वजह से रिपल्शन फील करेगा, तो चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो हो जाए। पर अगर यही सी को मैं इधर प्लेस करता तो ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ से इसको अट्रैक्ट करता, है ना। और ये वाला मतलब ये जो फोर्स है बी पर तो स्टिल इसी डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स के चलते अट्रैक्शन होती है, बट ए के चलते भी इधर ही इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन रिपल्शन होती। तो इसलिए नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो कभी नहीं हो सकता था। तो बात समझे कि हमने इधर क्यों नहीं प्लेस किया, क्योंकि देखिए क्यूरियोसिटी मन में रहनी चाहिए हमेशा कि हमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। तो अभी आपको रीज़न समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम जो है इस पर कैलकुलेट करते हैं बी पर। ये तो पता चल गया कि नेगेटिव है, चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है और चार्ज का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालते हैं। तो इस वाले के चलते, ए वाले के चलते बी पर कितना लग रहा है, तो के 2q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डी का स्क्वायर। ये फोर्स बराबर होना चाहिए जो सी लगा रहा है बी पर, वो कितना लगा रहा है, तो के क्यू 2q बाय डी। और सपोज दैट कि ये जो डिस्टेंस है हमने लेट कर लिया कि छोटे वाले से x दूरी पे है, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a की वैल्यू कट गई, a की वैल्यू कट गई, a की वैल्यू कट गई, और जो है हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये 2 भी कट जाएगा, q बाय डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है इस इक्वेशन के अंदर कि इसमें दो वेरिएबल हैं, एक हमें कैपिटल Q भी फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें x भी फाइंड आउट करना है। तो हमें एक इक्वेशन की और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमें कहाँ से मिल सकती है, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल सकती है कि अगर हम C को देखें तो C भी इक्विलिब्रियम में, C पे जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही ये फोर्स लगाएगा, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश होगी, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं C के ऊपर नेट फोर्स देखूँ, नेट फोर्स ऑन C, तो वो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो वो कितना होगा, तो A कितना लगा रहा है, A लगा रहा है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और B कितना लगा रहा है, तो वो लगा रहा है 2k बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये पूरी टर्मिनोलॉजी कैंसिल आउट हो जाएगी और d बाय एक्स अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सो d इक्वल टू √2। उसके बाद आप यहाँ से d बाय एक्स इज इक्वल्स टू -1 √2। सो d बाय एक्स इज नथिंग बट √2 + 1। सो x इज नथिंग बट d बाय √2 + 1। तो यहाँ से हमारा d आ जाएगा कि d इज़ नथिंग x आ जाएगा, x इज़ नथिंग बट √2 + 1। इसको आप अगर रैशनलाइज कर दें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। √2 - क्लियर यहाँ तक बात। अब ये तो आ गया d, q का वैल्यू कितना हो, तो q के वैल्यू के लिए हम यहाँ से इस इक्वेशन पे जाएंगे कि q बाय स्मॉल d का स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो q इंटू डी माइनस एक्स अपॉन में डी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप जो है d का वैल्यू पुट कर देंगे, अगर x का वैल्यू पुट कर देंगे d की टर्म में, तो आपका आंसर आ जाएगा
तो ये 6 माइनस 4√2 आप चाहो तो इसको आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि कितना वैल्यू रहेगा, या फिर यहाँ पर भी अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये वैल्यू जो आएगी ये नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। नेगेटिव में क्यों आएगा? क्योंकि आपने तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को इक्वल करके पुट करके निकाल लिया था ना, पर साइन क्या था, नेगेटिव मान के आपने सॉल्व किया था कि नेगेटिव है, चार्ज ऑलरेडी आपने डिस्क्राइब किया था कि नेगेटिव है यहाँ पर, तभी तो आपने ये एरो लिए कि ये इस तरफ होगा वो उस तरफ होगा। तो इसलिए आपको आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, फिर आपको लास्ट में आंसर नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पर, देखते हैं वो क्या है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको 27 नंबर जो क्वेश्चन है ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले तो इसके लिए आपको जर्नल बात क्या याद रखनी होती है हमेशा, कि आपको दो काम करने हैं। एक, हमेशा कॉर्नर वाले चार्ज पर जब भी आपको बोले कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताओ कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज हम यहाँ रखें, तो आपको कॉर्नर वाले चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। और अगर आपको डिस्टेंस भी पूछे कि डिस्टेंस कहाँ पर है, तो आपको मिड वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 रखना है। तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा हर बार, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या है। कह रहा है दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं आर फास्टन टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें एक स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है न्यूटन पर मीटर एंड द नेचुरल लेंथ इज 10 centimeter. The system is rest on the smooth horizontal table. If the charge on each particle is 2 into 10 की power minus 8 coulomb, find the extension of the length of the spring, assuming that the extension is small as compared to the natural length. Justify assuming after you solve the problem. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भाई कितनी एक्सटेंशन होगी। नेचुरल लेंथ हमें गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है, दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज आइडेंटिकल है, ठीक। तो देखते हैं भाई कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। दो चार्ज पार्टिकल, स्प्रिंग, इनिशियल सेपरेशन 10 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ की जो सेपरेशन दे रखी है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये खींचेगा तो हमें एक्सटेंशन ही बतानी केवल। तो इसकी एक्सटेंशन होगी क्यों? देखो ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, है ना। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली किसके बराबर होगा? स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, है ना। माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है। ये कितना होगा? KQ² अपॉन में R², और ये KX, ठीक। अब यहाँ जो R है ये यहाँ पर रोल प्ले करेगा नेचुरल लेंथ का, ठीक है। तो जो नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की दे रखी थी वो वहाँ पर एक्चुअल में सेपरेशन में काम करेगा, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट का K है, हमें X निकालना है। तो इसको मैं यहाँ पे इस वाले को X डैश कर देता हूँ, K डैश कर देता हूँ, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्जेस की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी देर की थी हमें? 2 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 8, और उसका स्क्वायर। इसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट 100 दिया हुआ था हमें, और R 10 सेंटीमीटर दी थी आई थिंक, या 28 ये रहा। तो नेचुरल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर, हाँ स्क्वायर छूट गया तो यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ठीक। तो ये जो है आपका कैलकुलेशन करना, अब इसका जितना भी आपका कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपको खुद करना है। ये आपका आंसर आ गया है। इसका आंसर जो है आपको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है समझते हैं। तो 29 नंबर पे
अगर हम चले तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक पार्टिकल है ए इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल and a second charged particle of mass 80 gram is stay in equilibrium on the table at the distance of 10 centimeter. B और इसका मास 80 ग्राम है. The coefficient of friction between the table and the second particle is second particle और यहाँ पे coefficient of friction जो है वो 0.2 है. फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई. तो इसके ऊपर क्या वैल्यू होनी चाहिए चार्ज की कम से कम कि जो है ये वहाँ रुका रहे इक्विलिब्रियम में. तो सिंपल सी बात है यार, अगर मैं बी पार्टिकल को देखूँ तो बी पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसके चलते ये बी पार्टिकल जो है वो मूव कर सकता है. तो मूव ना करे उसके लिए काउंटर फोर्स लग रहा होगा. वो कौन सा होगा? फ्रिक्शन फोर्स. तो एक फ्रिक्शन फोर्स काउंटर फोर्स लग रहा होगा. अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाए तो ये पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, है ना. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू एम जी. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? के क्यू. और इसके ऊपर हम मान लेते हैं पहले वाले पे कैपिटल क्यू. पहले वाले के कैपिटल क्यू की तो वैल्यू हमें गिवन ही है, स्मॉल क्यू हमें निकालना है. और डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. बड़े आसानी से आप बता सकते हो इसका आंसर. वैल्यू सबकी गिवन है. 0.2 है ये, 80 ग्राम है ये, 9.8 है ये, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर है. के का वैल्यू वो गिवन है, चार्ज का वैल्यू वो भी गिवन है, की पावर -6. बस आपने कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना. तो आपका आंसर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 8.7 इंटू 10 की पावर -6 के करीब आएगा आई थिंक. ठीक है, 6 या 8 आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. और ये वैल्यू है. अब ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है. अब ये समझने वाली बात है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों क्यों हो सकता है. मतलब ये चार्ज है ये प्लस क्यू ही होना चाहिए आप भाई इस कंडीशन के हिसाब से जो मैंने बनाई है यहाँ पर, है ना. तो आप लोगों के मन में डाउट आना चाहिए कि यार प्लस क्यू ही क्यों, माइनस भी तो हो सकता है. क्योंकि माइनस में क्या होगा, मान लीजिए प्लस है, प्लस में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा. पर मान लेता मैं नेगेटिव है ये, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करता? तो फ्रिक्शन तो हमेशा रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट होता है, तो फ्रिक्शन इधर लग जाता है ना. तो इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि नहीं ये तो जी इसी प्लस ही हो सकता है, इसका रेंज प्लस में हो सकता है ना. ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है. इसलिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर, जब आप रेंज डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे भाई प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है. बहुत ही खूबसूरती से लास्ट पार्ट का आंसर किया हमने. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ. 30 में क्या हो रहा है वो देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज हमें गिवन है, मास हमें गिवन है, और वो रखा हुआ है बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है. ये कुछ ऐसा. और ये हमारा चार्ज पार्टिकल इधर बॉटम पे रखा हुआ है, Q1. वेयर शुड द अनदर पार्टिकल बी पार्टिकल को कहाँ रखें हैविंग द सेम चार्ज सेम मास. तो इसका मास मान लेते हैं m, इसका चार्ज मान लेते हैं Q,
मास दे रखा है हमें, m का वैल्यू भी दे रखा है, q का वैल्यू दे रखा है। तो q1 का वैल्यू हमें 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और मास का वैल्यू है हमें 100 ग्राम। सेम चार्ज है, सेम मास है, तो दोनों पे सेम चार्ज है, तो q1 की जगह हम q लिख लेते हैं। तो ये दूसरा पार्टिकल यहाँ रख देते हैं, इसके ऊपर भी q चार्ज m मास। तो देखो मुझे ये बताना है कि ये कितनी दूरी पे रखा जाए, है ना। तो बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं ये देखूं कि ये वाला जो बॉल है इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, और एक वेट फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, जिसका एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा mg साइन थीटा, है ना। इसके अलावा नॉर्मल लग रहा होगा जो कि बैलेंस हो रहा होगा mg कॉस थीटा से। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg साइन थीटा के बराबर हो जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो है ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि mg साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड लग रहा है। यही दो फोर्स हैं उस डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन। तो अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये कहीं नहीं जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू mg साइन थीटा। मुझे r फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर इज़ नथिंग बट के क्यू स्क्वायर mg साइन थीटा। r इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज। तो हमारे को चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -6 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय m विच इज़ 100 ग्राम 10 की पावर -3 इंटू 9.8 इंटू साइन थीटा साइन 30। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आप इसका आंसर जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की।